नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कम सम यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, ये क्यों लाया गया, इसके अंतर्गत किस तरह से स्कूलिंग और हायर स्टडीज को रिफॉर्म किया गया है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस 21वीं सदी का पहला एजुकेशन पॉलिसी है जो रिप्लेस करता है 34 वर्ष पुराना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 को। एनईपी एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में किस तरह से शिक्षा का विकास हो सके, इसी को एनईपी गाइड करता है। ये जो एनईपी है वो दो कमिटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है वो दो कमिटी रिपोर्ट और राष्ट्र स्तर पर कंसल्टेशन पे आधारित है। अर्थात पूरे देश के सभी राज्यों और जिलों से इसके बारे में राय मांगा गया और उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के विकास के लिए बनाई गई समिति में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा बनाया गया रिपोर्ट को इसमें सम्मिलित किया गया है। अर्थात उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे ही इस पॉलिसी को बनाया गया है। अगर हम इतिहास की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री की बात किया जाए तो सन 1964 में शिक्षा नीति की आवश्यकता पहली बार महसूस हुई थी जब कांग्रेस MP सिद्धेश्वर प्रसाद ने उस वक्त के सरकार का आलोचना किया था फॉर लैकिंग ए विजन एंड फिलॉसफी फॉर एजुकेशन के लिए। इसके बाद उसी वर्ष 1964 में ही 17 सदस्य का एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया जिसका अध्यक्षता कर रहे थे उस वक्त के UGC के चेयरपर्सन DS कोठारी। कोठारी के नेतृत्व में ही बनाया गया पॉलिसी पे पार्लियामेंट ने 1968 में पहला एजुकेशन पॉलिसी पास किया था। अर्थात पहला एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी की सरकार में 1968 में आया था, 1968 में आया था। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी की सरकार में 1986 में आया था। उसी 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया था उसको PV नरसिम्हा राव के सरकार में रिवीजन किया गया 1992 में, 1992 में। और तीसरा एजुकेशन पॉलिसी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो 29 जुलाई 2020 को आया है। आइए जानते हैं इसका विजन क्या है, इस NEP 2020 का विजन क्या है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराना ही इसका एक विजन है। फंडामेंटल्स राइट, ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के प्रति डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट को डेवलप करना हर एक नागरिकों में इसका विजन है। की प्रिंसिपल ऑफ NEP की बात की जाए तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेस्ट, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पॉलिसी को इस तरह से बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके स्टूडेंट के द्वारा, ताकि लैंग्वेज बैरियर, खास करके दिव्यांग लोगों को लैंग्वेज बैरियर जैसे जटिल समस्या से छुटकारा मिले। स्वयं जैसे ऑनलाइन पोर्टल को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम के लिए जो पढ़ना हम पढ़ रहे थे, रटी रटाई प्रथा को अपना करके एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना, वैसे तो कोई भी रिकमेंड हमारे सीनियर नहीं करते थे लेकिन हम वही अपनाते थे। उसको इस पॉलिसी के अंतर्गत उस पे ध्यान दिया गया है और उसको हटा दिया गया है एक तरह से, ताकि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। यूनिक कैपेबिलिटीज पे भी जोर दिया गया है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है ताकि हर एक स्टूडेंट अपने यूनिक कैपेबिलिटीज को परख सके, जैसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम इन UG कोर्स। उसके बारे में हम आगे देखेंगे वो किस तरह से काम करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पे भी जोर दिया गया है। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। अगर हम बात करें कि स्कूल में किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, इसको किस तरह से रिफॉर्म किया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें 6 साल में बच्चे एंट्री करते हैं स्कूल में और 6 साल से 16 साल तक वो 10वीं पास करते हैं, 10th तक जाते हैं। और फिर 2 साल उनका 10+2 जैसे हम करते हैं, 10+2 वो 18 साल तक करते हैं, यानी 10 साल उनका पहली से और 10वीं तक की पढ़ाई 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक होता है और 2 साल इंटर यानी +2 वो करते हैं 18 वर्ष तक।
तो ये हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो अभी चल रहा है। नया क्या है? तो नया है हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है, स्कूल जो का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वो 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 3 साल जो बच्चे हैं वो प्री स्कूल उनका होगा, आंगनवाड़ी केंद्र में वो जाएंगे, और 12 साल जो है वो स्कूल में जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है अभी वो। आइए जानते हैं इसको किस तरह से बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। आइए जानते हैं फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा। फाउंडेशन स्टेज को दो तरह में डिवाइड कर दिया है, 3 साल और 2 साल। जब बच्चे 3 साल के होंगे तब वो एडमिशन लेंगे, आंगनवाड़ी में जाएंगे प्री स्कूलिंग के लिए, और वहां पे उनको खेल कूद, एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। वो 3 साल वहां जाएंगे, खेल कूद, बस वो उनको लगाव हो जाएगा। जो हम डांट करके भेजते थे स्कूल अपने बच्चे को, या हम लोग गए थे, बहुत ज्यादा नखरे करते थे, रोना धोना, या फिर हम बिस्किट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वो नहीं होकर के वहां पे वो जाएंगे, उनसे उनको लगाव हो जाएगा। वो डेली जाएंगे, खेल कूद करेंगे, कुछ देर बैठेंगे वहां पे टीचर होंगे, उनको गाइड करेंगे। और फिर 2 साल जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 करेंगे, यानी फाउंडेशन स्टेज में 3+2 ये काम करेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्लास 3, 4 और 5 को रखा गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में जो पढ़ाई का मीडियम होगा वो रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है, किसी स्कूल पे कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ये रिकमेंड किया गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लोकल लैंग्वेज को ही लिया जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। जैसे हम कहते हैं ना कि घर की भाषा जो होती है उसमें हम ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए पॉलिसी जो है रिकमेंड करेगा स्कूल को, अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जो वहाँ का नेटिव लैंग्वेज है, जो हम मातृभाषा है, उसको अपनाइए। ये फोर्स नहीं रहेगा किसी स्कूल पे, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों पे लागू होगा, दोनों अपना सकते हैं। उसके बाद बात करें मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में क्लास 6 से लेकर के 8 तक रखा गया है। और एक चीज और, जो हमारा 3 से लेकर के 5 तक था, उसमें जो है ग्रेडिंग होगा, और उसी के आधार पर बच्चे आगे बढ़ेंगे। और 6 से लेके 8 तक बच्चे जो हैं उस इसमें इस कोर्स में इंडियन लैंग्वेज को भी वो अपना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज वो ले सकते हैं, और उसको ऑप्शनल के रूप में रख करके वो पढ़ सकते हैं। जैसे किसी को मन किया संस्कृत लेने का, किसी को मन किया जो 21वीं जो हमारा जो जितना भी भाषा है, जो संवैधानिक भाषा है, जिसमें सम्मिलित 21वीं संशोधन आई थिंक है, जिसमें सम्मिलित किया गया है हर एक भाषा को, उस भाषा को लेकर के इंडियन लैंग्वेज को लेकर के वो पढ़ सकते हैं। मराठी, पंजाबी, मैथिली, जो भी भाषा है उसको लेकर के ऑप्शनल के रूप में जो भी उनको सीखने का मन है वो ले सकते हैं। और इसमें वोकेशनल कोर्स यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, क्लास 6 से ही। वोकेशनल कोर्स जो इंटर में या फिर जो बीटेक करते थे या डिप्लोमा करते थे, पॉलिटेक्निक करते थे, या फिर अलग से वोकेशनल कोर्स करते थे एनटीपीसी वगैरह सब में, तो वो चीज़ जो है सो यहीं पे ऐड थोड़ा उनका समराइज कर दिया गया है, यहीं पे ऐड अप हो जाएगा वो चीज़ क्लास 6 से ही। कोडिंग जो है, सॉफ्टवेयर कोडिंग, जो बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं आती, उनको प्रॉपर कोर्स करते हैं, या फिर सीएस वाले जो कंप्यूटर साइंस से होते हैं या फिर आईटी से होते हैं, उन्हें वो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, कोडिंग करते हैं वो, उनका कोर्स स्ट्रक्चर में होता है। वो चीज़ जो है क्लास 6 से ही ऐड कर दिया जाएगा, बच्चे को सिखाया जाएगा। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग में कुछ स्किल दिया जाएगा, जैसे कारपेंटरी का स्किल उनको दिया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा किस तरह से लेथ मशीन पे काम किया जाता है। बहुत सारे एडअप किया गया है इस मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज जो है, आप कह सकते हैं कि मिडिल स्टेज के बाद जो बच्चे आएंगे उन्हें कुछ ना कुछ स्किल हो जाएगा, उसके बाद वो नॉलेज हो जाएगा। जब वो बड़े होके जाएंगे इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए, तो उन्हें पता रहेगा कि ये चीज़ हम देखे हुए हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग कुछ आइडिया नहीं रहता, उनके पास आइडिया रहेगा, और एक चीज और रहेगा, उनके सम्मान मन में आ जाएगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कारपेंटरी वो भी सीखे होंगे बचपन में, तो जो हमारे कारपेंटर लोग हैं उनके प्रति भी सम्मान उनका बना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद बात करें यदि हम सेकेंडरी स्टेज की, तो इसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक को रखा गया है। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, जैसे कि 4 साल है तो 8 सेमेस्टर होगा। बोर्ड जो है 10th और 12th में होगा। फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट जो है वो इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ये स्टडीज में होगा। यहाँ से जैसे हम पहले क्या होता था कि 12th में आकर के हम यानी 11th 12th में हम स्ट्रीम चूज करते थे। आप 6 9th से ही 12th के बीच में स्ट्रीम ले सकते हैं। ये हमारा स्कूलिंग मॉडल होगा। अब यही एक बात है कि ये काम कैसे करेगा।
कुछ तो इसका होगा, कुछ सेटअप होगा, गवर्नमेंट कुछ एस्टेब्लिश करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि और हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में एक बाल भवन जो है सो बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे जो है सो खेल कूद करेंगे। आर्ट रिलेटेड जो है सो पार्टिसिपेशन उसमें होगा, जैसे बाल दिवस अभी होता है, खास करके स्कूलों में जो भी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, उसमें स्कूलों में जो है सो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि 14 नवंबर को ही होता है, वो कभी भी वो मना लेते हैं और उसमें जो है सो प्रतियोगिता कुछ रखते हैं खेल कूद से रिलेटेड। उसी तरह से जो बच्चे हैं उनको खेल कूद को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है सब्जेक्ट के रूप में इस स्ट्रक्चर में। तो वहाँ पे बाल भवन बनाया जाएगा ताकि बच्चे जो है खेल कूद कर सके और करियर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जो है सो करते रहते हैं। जो फ्री कैंपस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा स्कूल का, उसमें सामाजिक केंद्र का भी स्थापना किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसका जो सामाजिक चेतना, सॉरी, सामाजिक केंद्र नहीं, सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा। अगर मदर टंग एज द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये काफी विवादित कंट्रोवर्शियल बन गया है, खास करके तमिलनाडु में। वहाँ का जो गवर्नमेंट है, अभी 3-4 दिन पहले का न्यूज है, जब हम वीडियो बना रहे हैं, उससे 3-4 दिन पहले भी ये चीज न्यूज में आई थी कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो अपोज कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम पे हिंदी जो है वो थोपा जा रहा है। तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको अपनाइए ही। ये एक रिकमेंड करता है, एनईपी ओनली रिकमेंड द मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नॉट मेक इट कंपलसरी। इसे बोर्ड के द्वारा भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पहले ये एमएचआरडी था, अब इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो वो भी क्लियर इस चीजों को कर दिया गया है कि ये हम सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके अपने नेटिव लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आपको ये लैंग्वेज ही अपनाइए, कंपलसरी नहीं है। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है और ऐसा जो है सो न्यूज में आया है। अब हम बात करते हैं कि कुछ हाइलाइट्स हायर स्टडीज के लिए। ये तो स्कूलिंग के लिए हो गया। हायर स्टडीज को किस तरह से रिफॉर्म किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहले यूजीसी एआईसीटी, जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए एआईसीटी था, जितना भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसको हैंडल एआईसीटी करता था। यूजीसी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं देश में उसको हैंडल करता था, वो अब नहीं रहेगा। उसके उसके स्थान पे एक सिंगल रेगुलेटर होगा सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन होगा डिग्री कोर्सेज में। जो यूजी का कोर्सेज है उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम होगा, ऑप्शन होगा। इसका डिसकंटिन्यूअस, सॉरी फॉर, यहाँ पे डी होगा, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम, यानी एमफिल को जो है सो हटा दिया गया है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा हर एक सभी यूनिवर्सिटी के लिए। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्या है इसको समझिए। इसमें क्या है कि यदि कोई लड़का 12th के बाद कोई स्ट्रीम चूज करता है, मान लेते हैं कोई स्ट्रीम चूज करता है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, वो फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर में उसे समझ नहीं आ रही है, उसे लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए म्यूजिक है। अभी क्या होता था कि वो इंजीनियरिंग से दूर चला जाता था, या फिर उसी के साथ वो अपने आप को ढाल लेता था कि नहीं, म्यूजिक मेरा पैशन है तो ठीक है, लेकिन हम इंजीनियरिंग में आए हैं, इतना रुपया खर्च किए हैं, हमें इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो अपना पैशन को छोड़ देता था, या फिर नहीं, वो या तो फिर इंजीनियरिंग को वहीं पे छोड़ करके फिर वो आता था म्यूजिक का क्लास ज्वाइन करता था, या फिर उसमें जो है सो अपना वो एडुकेशन लेता था शुरू से। अब वो नहीं है। अब अगर कोई लड़का, एग्जाम्पल के लेते हैं, बीटेक में एडमिशन लेता है, बीए बीटेक में एडमिशन लेता है, एक कोर्स के मतलब एक कोई स्ट्रीम लेकर के, एक साल वो पढ़ा, उसे समझ नहीं आ रही है, उसने क्या किया, जो इसको समझ आ रही है, जैसे मान लेते हैं वो चाहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, तो वो आर्ट्स में मूव करना चाहता है, आर्ट्स स्ट्रीम में, या फिर आर्ट्स, तो वैसे तो आर्ट्स साइंस में इसमें जो है सो सेपरेट नहीं किया गया है, तो हम समझाने के लिए एक तरह से ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो मूव करना चाह रहा है दूसरे में, तो वो जो एक साल के बाद जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसका जो क्रेडिट होगा, जो भी वो एक साल में पढ़ा है, वो क्रेडिट जो है जमा हो जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो रेगुलेटरी बॉडीज होगा उसके द्वारा, डिजिटली रेगुलेटरी बॉडी होगा, वो जो है सो उसका जो भी क्रेडिट वो अपनाया है, एक साल में पढ़ा है, उसका जो एग्जाम हुआ है सेमेस्टर वाइज, उसको वो ट्रांसफर कर देगा, यानी कि उसका साल जो है वो बेकार नहीं जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएशन है 4 साल का होगा। फर्स्ट ईयर जो है सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन होगा। सेकेंड ईयर जो है, यदि सेकेंड ईयर के बाद वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, उसको डिप्लोमा कर दिया जाएगा। यदि वो कंटिन्यू करता है तो सेकेंड ईयर पे छोड़ देता है, उसे कोई काम आ गया, या फिर मान लेते हैं उसके घर में कुछ हादसा हो गया, या फिर उसे पैसा नहीं हो पाया पढ़ने के लिए आगे,
वहाँ पे वो छोड़ सकता है। तो उसे जो है 2 साल का, ऐसा नहीं कि 2 साल वो छोड़ दिया। अभी क्या होता है कि 2 साल हम ग्रेजुएशन छोड़ दिए तो उससे ग्रेजुएशन नहीं, वो इंटर यदि किया है तो इंटर ही हायर क्वालिफिकेशन माना जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। यदि वो 2 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन जो है, जो भी वहाँ पे टाइटल होगा, उससे वो डिग्री दिया जाएगा। 3 साल बाद छोड़ता है तो जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए एलिजिबल है। यदि जॉब, किसी को जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना है ग्रेजुएशन में, तो वो कोर्स किया वो, यूजी उसने दाखिला लिया, उसने कोर्स किया और उसका वो एलिजिबल हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन में, डिफरेंट टाइप्स के जॉब में वो एलिजिबल हो जाएगा 3 साल के डिग्री के लिए। अगर वो कंप्लीट डिग्री चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है या फिर आगे फर्दर स्टडीज करना चाहता है, तो वो रिसर्च के लिए 4th ईयर में भी दाखिला लेकर उसको कंप्लीट कर सकता है। यानी ग्रेजुएशन जो है टोटल ऑफ 4 साल के हो गए। अब जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होगा। यहाँ पे 1 and 2 ईयर है, या तो 1 साल का कर सकते हैं या 2 साल का। कौन कर सकता है 1 साल का, कौन कर सकता है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन? जो 4 साल में डिग्री किए हुए हैं, जो रिसर्च इन ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए होगा सिर्फ 1 साल का एमए। यानी हायर स्टडीज के लिए एनईपी का एम है वो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, जो 2013 के अकॉर्डिंग 26.3 है, उसको बढ़ा करके 50% तक किया जाएगा 2035 तक। हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन दोनों में 3.5 करोड़ नए सीट को जोड़ा जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एक नए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का स्थापना किया जाएगा जो डिजिटली स्टोर करेगा डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो अर्न किया है कोई स्टूडेंट क्रेडिट को, और उसको ट्रांसफर कर देगा फाइनल डिग्री लेते वक्त, जो काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि एक स्टूडेंट मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन का इस्तेमाल करता है और वो ए यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और 1 साल या 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद वो वहाँ से निकल कर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है आगे फर्दर स्टडीज के लिए, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो ए यूनिवर्सिटी है वो जितना दिन रहा है उसके दौरान जितना वो पॉइंट अर्न किया, जितना क्रेडिट वो अर्न किया, उसको वो ट्रांसफर कर देगा दूसरे यूनिवर्सिटी में। एक ऐसा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो डिग्री देते समय उसको काउंट करेगा। जब डिग्री, फाइनल डिग्री उनको दिया जाएगा, जितना भी क्रेडिट वो अर्न किए हैं उसको वो काउंट करेगा, उसी पे उसका रिजल्ट बनेगा। एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एक एनपीएसटी डेवलप किया जाएगा जो ट्रेनिंग देगा टीचर्स को कैसे समझाना है, कैसे जो है सो पढ़ाना है बच्चे को, न्यू पॉलिसी इनको इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जाएगा 2022 तक। अगर हम बात करें, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, अगर हम बात करें कि पॉजिटिव थिंग क्या है एनईपी का, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग जो है वो ये है कि 10+2 सिस्टम को जो है डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट में, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है डिजिटल लर्निंग को दिया गया है, और स्टूडेंट को जो अलाउ किया गया है कोडिंग, क्लास 6 से ही स्टूडेंट कोडिंग जो है वो सीख सकते हैं। स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है सिखाया जाएगा स्कूल में ही, जो चीज़ें हम ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं सीख पाते थे। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे, किसी को चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, थिंक करना है, सोचना है, ये सब चीज़ें स्कूल से ही डेवलप, उनके उनके माइंड को डेवलप किया जाएगा, स्कूल में ही सिखाया जाएगा। और 6% जीडीपी का जो है सो एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा साहसिक कदम है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी फिलहाल जो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है वो 3% से भी कम हो रहा है जीडीपी का। ये 6% जो है, 6% जो है वो जीडीपी का खर्च होने वाला है एजुकेशन सेक्टर में। चैलेंजेस की बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जैसे रिसोर्स एलोकेशन का, काफ़ी रिसोर्सेज जो है हमारे पास, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के देख ले हालिया, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, तो ये काफ़ी चैलेंजेस होगा किस तरह से उसको मॉडिफिकेशन होता है स्कूल का। वैसे 6% जीडीपी का खर्च होने वाला है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लैंग्वेज पॉलिसी जो है, जो बताया गया है कि आप कोई भी स्कूल जो है सो वहाँ का लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को अपना सकता है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, आर्मी में है, या फिर कहीं जॉब में है, जिनका ट्रांसफर जो है 2 साल 3 साल के दरमियान जो है सो होता रहता है, या फिर साल भर पर या 4 साल पर, उनके बच्चे यदि प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी यानी कि सेकेंडरी स्टेज में है, या फिर
वो जो है सो फाउंडेशन स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो वहाँ पे जो एडॉप्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि कोई चेन्नई में रहता है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसको एडॉप्ट करता है 1 साल 2 साल, फिर वो कहीं मूव कर जाता है कोलकाता में या फिर वो मुंबई में, तो मुंबई में महाराष्ट्र में मराठी वहाँ का भी मान लेते हैं कि लोकल लैंग्वेज वहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसको वो एडॉप्ट करता है, तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। अब हम वैसे गवर्नमेंट का कहना है कि हम ये ज़बरदस्ती नहीं दे रहे किसी पे, यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो वो भी उससे जो है सो स्कूल से बात करके ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लैक ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो लोकप्रियता का जो कमियां हैं, ये भी एक चैलेंजेस होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समझ में आया होगा क्या है। इसके बारे में मैंने काफ़ी जो है सो मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर कुछ गलतियाँ हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए, हम आने वाले वीडियो में उसको कम करेंगे। और इसी तरह से न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।